अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको PSY 404 ये असाइनमेंट एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो डाउनलोड सेक्शन में DSM-5 डाउनलोड करना है। DSM-V के नाम से होगी। DSM बेसिकली रोमन 5 है। DSM-5 ये आपने डाउनलोड करना है और इसमें चैप्टर होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सेक्शन में होगा। वो आपने तफसील से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। ये रहा DSM-5 डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन। इसमें आपने यहाँ नीचे फहरिस्त भी दी हुई होगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मेरे पास जो कॉपी है उसमें सेक्शन 2 में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं और आपने इसमें ढूंढना है ADHD। जूम आउट करके आपको दिखा दूँ। मेरे पास एक पेज नंबर 59 पे है, आप अपने पास चेक कर लेना क्योंकि मेरे पास तो पुरानी कॉपी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देना है कि इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि A1 A2 और ये हो गए, इसके बाद B C D E वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके पैटर्न्स हैं। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं इनअटेंशन सिम्टम्स में इसके काफ़ी इन्होंने सब टाइप्स बताए हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी में कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है 4 एक। ठीक हो गया। इसकी दैन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि 3 टाइप्स होती हैं। जिस बंदे में इनअटेंशन बोलते हैं कि कोई बंदा किसी चीज़ का ध्यान ना देता हो या यूँ कह लें कि आउट ऑफ प्लेस हो, यानी उसका ध्यान कहीं और हो, यानी एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है उसका ध्यान कहीं और जा रहा है। सो इनअटेंशन बेसिकली ध्यान ना देने को कहते हैं। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी के हर वक्त यूँ कह लें कि जैसे अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि वो एक जगह पर टिकते नहीं हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। कुछ यानी आराम से बैठ जाते हैं या यूँ कह लें कि थोड़ी सी उनकी स्लो स्पीड तबीयत होती है। कुछ बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लें कि हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी एक्टिव नहीं हाइपर एक्टिव जिसको बोल दें, यानी दौड़ते भागते रहना, एक जगह पर टिकना नहीं। वैसे भी बच्चों की आदत होती है, मगर कुछ आपने नोटिस किया होगा जिनमें ये ज़्यादा होती है। इसको बेसिकली हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। और इम्पल्सिविटी क्या होती है कि इम्पल्सिवनेस बेसिकली कि सोचे समझे बगैर फ़ौरन से पहले एक्ट कर लेना। यानी फॉर एग्जांपल आपके जहन में भी कोई चीज़ आई है, आपने उस पर बगैर सोचे समझे फ़ौरन एक्ट किया। बेसिकली ये एक ही चीज़ हो जाती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपने एक्ट करना बगैर सोचे समझे। सो जिसमें 3 टाइप्स होती हैं ADHD की। जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, उसकी 3 टाइप, उसकी टाइप 1 है, टाइप B, टाइप A, टाइप B, टाइप C डायबिटीज़ आप सुनते रहते हैं। इसी तरह से जो ADHD है उसकी टाइप्स होती हैं। उसकी एक हाइपर एक्टिव टाइप होती है, एक इनअटेंटिव टाइप होती है और एक कंबाइंड टाइप होती है। हाइपर एक्टिव मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही जिनका एक जगह पर टिकते नहीं है। इनअटेंटिव इसके बिल्कुल अपोजिट होती है, जो कि एक जगह पर गुमसुम बैठे रहेंगे या जो ध्यान नहीं देंगे चीज़ों पे, उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग पे। कंबाइंड वो टाइप होती है जिसमें ये दोनों ही होती हैं चीज़ें, यानी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि अपोजिट चीज़ें, मगर ये दोनों भी इकट्ठी हो सकती है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 सिम्टम्स ऑफ ADHD फ्रॉम गिवन केस स्टडी। ये उन्होंने केस स्टडी दी हुई है, इसमें हमने 3 सिम्टम्स जो है वो निकाल लिए हैं। वैसे 3 से ज़्यादा है, मगर 3 हम निकाल के देंगे और हर एक सिम्टम का के 2 मार्क्स हैं। केस स्टडी क्या है? फरवा इज़ अ 12-year-old गर्ल हु हैज़ बीन स्ट्रगलिंग इन स्कूल। ठीक हो गया। ग्रेड्स हैव डिक्लाइंड एंड शी हैज़ हैड ट्रबल कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स ऑन टाइम। पहला तो ये हो गया हमारा। ठीक हो गया। फरवा's टीचर हैव नोटिस दैट शी इज़ ऑफन फॉरगेटफुल एंड हैज़ डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ये दूसरी, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से। शी frequently loses her school material and forgets to turn in homework assignments. ये भी एक symptoms है actually. Burma also has trouble sitting in class and often taps her pencil, shakes her legs and or fidgets in her seat. She sometimes interrupts class. ठीक हो गया। तकरीबन पहले एक जुमला छोड़ के आते हैं, ये बाकी सारे सिम्टम्स ही हैं सारे जो लिखे हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जो सबसे वाज़ेह हैं वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक मसलन होगी। फरवा हैज़ ट्रबल सिटिंग इन क्लास, टैप्स हर पेंसिल, शेक्स हर लेग। यहाँ पे DSM-5 पे आ जाए।
हाइपर एक्टिविटी का जब आप पढ़ेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि हाइपर एक्टिविटी क्या, मैंने आपको बताया था कि एक जगह पे ना टिकना, अगर एक जगह पे आप बिठा भी देना बच्चे को कुछ ज़बरदस्ती, तो वो भी मतलब टांगे हिलाता रहेगा या हाथ से या पेंसिल उठा के टिक 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 या कोई ना कोई चीज़ और लगा रहेगा। यहाँ पे इन्होंने मिसालें DSM-5 में दी हुई हैं। ऑफ्टन फिजिट्स विद और टैप्स हैंड्स और फीट, ठीक हो गया, ये वही मिसाल आ गई कि ऑफन टैप्स और पेंसिल उसने बार बार टिक टिक कर रही होगी, या अपनी टांग जो है शेक कर रही होगी, या फिजिट बेसिकली कोई किसी भी चीज़ से खेलने को कहते हैं। हाथ में आपने को पेन उठा लिया, उसको क्लिक कर रहे हैं बार बार इस तरह से करके। सो बेसिकली ये हाइपर एक्टिविटी इसकी जो है ना एक सिम्टम है, ये पहला सिम्टम बेसिकली, ठीक हो गया। अच्छा, इसका पहला आप पार्ट पढ़ें तो वो फरा ऑल्सो हैज़ ट्रबल सिटिंग स्टिल इन क्लास, कि एक जगह पर क्लास में बैठ नहीं सकती। ये भी इसी का सिम्टम है जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे एक जगह पर बैठा नहीं जाता उन बच्चों से जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। दैन फरवा's टीचर हैव नोटिस दैट शी इज़ ऑफ्टन फॉरगेटफुल एंड हैज़ डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कि फरवा बार बार भूल लेती है चीज़ें, और जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टीचर की तरफ से वो फॉलो नहीं कर सकती, उसको प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली एक इनअटेंटिवनेस की है, इसको कह लें कि सिम्टम है कि उसका ध्यान नहीं होता, ठीक है। इसका पहले ही आप बेशक पढ़ लें, ऑफन फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल और मेक केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल होमवर्क वगैरह, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये इनअटेंटिव टाइप ADHD का एक सिम्टम है कि बार बार चीज़ें भूल जाना या इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना कर पाना, ठीक हो गया। नेक्स्ट, शी फ्रीक्वेंटली लूजेज हर मटेरियल, स्कूल मटेरियल एंड फॉरगेट्स टू टर्न इन होमवर्क असाइनमेंट्स। ये दोनों भी यूँ कह लें कि इनमें आपको नज़र आ जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफन हैज़ डिफ़िकल्टी वेटिंग हिज और हर टर्न, यहाँ पे एंड में शी समटाइम्स इंटरप्ट्स क्लास डिस्कशंस, यानी क्लास में डिस्कशन हो रही है तो एकदम से बीच में वो इंटरप्ट कर देगी, बीच में कह जैसे लगा टांग अड़ाना या बीच में रोक देना। एंड ब्लड्स आउट आंसर्स विदाउट बीइंग कॉल्ड ऑन, और पूछे बगैर बार आंसर दे देना, यानी एकदम से बगैर सोचे समझे, जब उससे सवाल किया भी नहीं गया, वो टीचर कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ लिख रही होंगी, ये पहले ही आंसर दे देंगे। सो इम्पल्सिविटी में मैंने आपको बताया था कि हाइपर एक्टिविटी होता है कि एक जगह पे आराम से बैठ ना सकना, या यूँ कह लें कि भागते दौड़ते या कोई ना कोई काम करते रहना हाथों पैरों से। इम्पल्सिविटी का था कि बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन से कोई काम करना, जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ है जो है क्लास में डिस्कशन चल रही है वो इंटरप्ट कर देना, या बग़ैर सवाल किए आंसर दे देना, या ये एक्चुअली इंट्यूटिवली होता है, यानी ये ऐसा नहीं है कि बच्चे कोशिश करते हैं ऐसा करने की, मतलब नेचर में ही उनकी ये होता है। सो यहाँ पे आपको ये मिल भी जाएगा, ऑफन इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स ऑन अदर्स, ठीक है, बर्ड्स एंड कन्वर्सेशन, गेम्स और एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। सिर्फ बातचीत में नहीं, दूसरों की खेल में या दूसरों की एक्टिविटीज़ में भी एकदम से जाकर घुस जाना बगैर क्यों कह लें कि इजाज़त मांगे या बगैर सोचे समझे, बगैर प्रॉपर प्रोसीजर के। सो ये भी इसका एक सिम्टम है। बेसिकली अगर आप ये पूरा पढ़ें ना तो इसमें आपको ये जनरल सी इन्होंने दी है, इसके बाद सारे इसके सिम्टम है, ये आपको इनमें मिल जाएंगे इस लिस्ट में। ये इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी इन दोनों की लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक हो गया। दैन दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 रिस्क फैक्टर्स मेंशन्ड इन DSM-5 विच में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ADHD। बेसिकली ये पूछ रहे क्या हैं कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसी बच्चे को या किसी बंदे को ADHD हो सकता है, डेवलप हो सकता है, जिसकी मतलब वो इसकी वजह से ADHD उसमें डेवलप हो सकती है। जैसे यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा खाना है, मोटापा या वर्जिश करना करना, डायबिटीज़ में उसका यूँ कह लें कि बन सकता है, इवेंचुअली उस बंदे को डायबिटीज़ का ख़तरा हो जाता है। इसी तरह से वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे बंदे को ADHD का ख़तरा हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स यहीं पे आप DSM-5 में नीचे आएंगे तो ये आपको दिखा देंगे। फीचर्स, प्रेवलेंस, ये रहे रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ठीक हो गया। इसमें इन्होंने 4 मेन चीज़ें लिखी हैं, टेम्परामेंटल, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल, बेसिकली 2 बन जाते हैं, बार इसको एक ही उन्होंने करके लिख दिया है। एंड देन कोर्स मॉडिफायर्स। टेम्परामेंटल बेसिकली कहते हैं किसी बंदे की बिहेवियर को, या मैं थोड़ा सा बल्कि आपको जूम इन कर दूँ, छोटा छोटा टेक्स्ट है।
अब उम्मीद है आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ठीक हो गया। टेम्परामेंटल में क्या होता है कि आपका जो नेचर होती है ना, आपकी बात करने का अंदाज़, आपका बिहेवियर, आपका यूँ कह लो मूड कैसा है, ये वो टेम्परामेंटल होती है। ADHD इज़ एसोसिएटेड विद रिड्यूस बिहेवियरल इनहिबिशन। अच्छा, इनहिबिशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना या कंट्रोल करना। ये आगे भी इन्होंने उसी की मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बट बेसिकली यहीं पे इन्होंने बात कंप्लीट कर दी है। फ़र्ज़ कर लें 2 बंदे हैं, उनमें से एक बंदे की नेचर है कि फ़ौरन बात बात पे गुस्सा कर लेता है, ज़रा सी बात पे, और दूसरा बंदा जो है वो थोड़ा सा काम नेचर वाला है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करता या थोड़ी सी सोच समझ के यूँ कह लें कि फ़ैसला लेता है। अब लाजमी नहीं है उन दोनों की नेचर में गुस्सा एक ही में है, एक ही में नहीं है। इसको कहते हैं बिहेवियरल इनहिबिशन, कि दोनों की हो सकता है नेचर में उतना ही गुस्सा हो, सिर्फ एक बंदा उसको कंट्रोल बेहतर करता है, या इसकी नेचर में है कि वो इसको यूँ कह ले कंट्रोल कर लेता है। जैसे अक्सर बात आपने देखा है कि कुछ लोगों से नींद या भूख या ये चीज़ें कंट्रोल बेहतर हो जाती हैं, कुछ से नहीं होती। कुछ लोगों के लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि भूख एक बंदे को ज़्यादा लगती है, इट कैन ऑल्सो मीन कि वो बंदा बेहतर कंट्रोल कर सकता है, या उससे यानी अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं या इनर उसकी टेंडेंसीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। सो ADHD में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी इनहिबिशन नहीं होती, यानी बिल्कुल आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। आपको जो जन, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि इम्पल्सिव होता है, बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, यानी वो सोच समझ के नहीं करते, वो फ़ौरन से एक चीज़ जहन में फ़ौरन से कर दी, इस तरह से। सो उनको यूँ कह लें कि बिहेवियरल कंट्रोल का टाइम ही नहीं मिलता। अगर उनको गुस्सा आया तो वो सोचते नहीं है कि क्या होगा, वो फ़ौरन से बस वो ज़ाहिर कर देते हैं, चीज़ें तोड़ेंगे या जो भी है, मतलब वो ज़ाहिर कर देंगे। इसके अलावा एफर्टफुल कंट्रोल, ये भी वही बात, और कंस्ट्रेंट, नेगेटिव इमोशनैलिटी, नॉवेल्टी सीकिंग। नॉवेल्टी सीकिंग बेसिकली होता है कि एक रियलिस्टिक तरीके से एक बंदा होता है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, रियलिस्टिक एक अप्रोच होती है बंदे की कि मैं ये करूँगा तब हासिल होगी। एक बंदा मतलब शेख चिल्ली बन के कि अभी मेरे पास अंडे होंगे, फिर वो उनमें से बच्चूज़े निकलेंगे, उनमें से मुर्गियाँ आएंगी, उनमें से और अंडे निकलेंगे, मैं फिर अंडे बेच के अमीर हो जाऊँगा। ये बंदा सोच में पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। नॉवेल्टी सीकिंग का मतलब होता है कि बंदा एक रियलिस्टिक तरीके से नहीं, बंदा एक बार सोच भाई ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। तो ऐसी सोच, ये भी आपकी जो है ना, इसमें एक रिस्क फैक्टर होती है। दीज ट्रेट्स में प्रीडिस्पोज सम चिल्ड्रन टू ADHD बट आर नॉट स्पेसिफिक टू द डिसऑर्डर। अच्छा, इस तरह की जो एक्सक्यूज़ मी, ये जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं बिहेवियरल चेंजेस या बिहेवियरल जो पैटर्न्स हैं, ये बहुत से बच्चों को ADHD में पहले के प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। प्रीडिस्पोज का मतलब होता है कि उनमें रुझान पैदा कर सकती हैं ADHD डेवलप होने का ये चीज़ें, मगर लाजमी नहीं है कि ये ADHD ही डेवलप करें, ये और चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। ये सिर्फ इस एक डिसऑर्डर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये एक रिस्क फैक्टर हो गया टेम्परामेंटल, ठीक हो गया। इन्होंने बोले हैं 3, ये मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, उनमें से कोई से भी 3 आप मेंशन कर सकते हैं बेशक, सिंपली, लाजमी नहीं है कि डिटेल में, मैं सिर्फ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिस्क फैक्टर्स। दूसरा हो गया एनवायरमेंटल, आपके जो एनवायरनमेंट का। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि वेरी लो बर्थ वेट, जिसमें 1.5 किलो से कम का जो वज़न है ना, बर्थ वेट जो पैदा होता है बच्चा, उसका जो वज़न अगर 1.5 किलो से कम हो तो 2 to 3 फोल्ड जो है उसका इंक्रीज़ हो जाता है ख़तरा ADHD का, कि उसके जो चांसेस हैं ADHD डेवलप करने के वो 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं बहुत कम वेट की वजह से। मगर ये लाजमी चीज़ नहीं है, आगे उन्होंने मेंशन भी किया, बट मोस्ट चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट डू नॉट डेवलप ADHD। लाजमी नहीं है कि अगर एक बच्चे का वज़न 1.5 किलो से कम है तो आप पक्का ये माइंड बना लें कि नहीं जी नहीं, इसको होना ही होना है ADHD। उसके चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं मगर ज़्यादातर को नहीं होता। Although ADHD is correlated with smoking during pregnancy, some of this association reflects common genetic risk। अच्छा, थोड़ा बहुत चांसेस होता है कि अगर एक खातून जो है वो स्मोकिंग करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें भी जो है ना उनका जो बेबी है उसमें ADHD डेवलप हो सकता है बाद में, उसको ये रिस्क होता है। बट ज़्यादातर इसमें जेनेटिक होता है। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट ज़रूर करती हैं, बट साथ ही आपको आगे इनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि ज़्यादातर ये इनमें नहीं होता है। सो इसकी मिसाल ये होगी कि अब कहते हैं कि जी आप लेट से फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बर्गर खा लिए तो परसों आपने मोटे हो गए ना। ये इंक्रीज़ ज़रूर करते हैं आपका चांस, मगर एक लिमिट तक। अ माइनॉरिटी ऑफ केसेस में भी रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ डाइट, ठीक हो गया। देयर में भी हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, निगलेक्ट, मल्टीपल फॉस्टर पेरेंट्स, न्यूरोटॉक्सिन एक्सपोजर और ये सारी चीज़ें।
बेसिकली ये सारी सेल्फ एक्सपीरियंस फॉस्टर कहते हैं जो अडॉप्टेड होती हैं। मतलब अगर एक बच्चा है उसको अडॉप्ट किया गया है तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं। सो अगर एक बच्चा है वो मुख्तलिफ फॉस्टर पेरेंट्स हैं, यानी एक जगह पर अडॉप्ट हुआ है, वहाँ से निकल के दूसरी जगह चला गया, तीसरी जगह चला गया, अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा एक बच्चा हुआ है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इनका चांस बढ़ जाता है ADHD डेवलप होने का। उसके बाद कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जैसे लेड है एक बड़ा जो कह लें कि ख़तरनाक सा केमिकल होता है। तो खैर एक मेटल होता है, मगर अगर ये आपकी खुराक में या किसी तरीके से अंदर चला जाए दैन ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें भी आपका जो है ना चांस बढ़ सकता है ADHD डेवलप होने का। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस हैं, अल्कोहल एक्सपोजर, यूट्यूब वगैरह वगैरह। कुछ और टॉक्सिकेंट्स का जिक्र किया है कि उनमें भी केसेस आए हैं कि उनके भी कोरिलेशन है कि उनसे थोड़ा आपका ख़तरा बढ़ जाता है ADHD किसी को होने का। अच्छा, ADHD एक और बात है, ये मोस्टली बचपन में डेवलप होता है और ऑलमोस्ट ऑलवेज बचपन में ही डेवलप होता है और डायग्नोज बाद में हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता कि ये मतलब बाद में होगा। मोस्ट केसेस इसके यही होंगे कि बचपन में होंगे। इनफैक्ट इसके जो ज़्यादातर जो यूँ कह लें कि डॉक्टर्स हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसको डायग्नोज करते हैं वो चाइल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। बच्चों में अगर ना क्या कहते हैं डायग्नोज हो, निगलेक्ट हो जाए, बाद में जाके आप बड़े होकर डायग्नोज करें वो एक अलग चीज़ है, मगर ये ज़्यादातर शुरू से आपको होता है। सो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल भी इसका एस्पेक्ट होता है। जेनेटिक का मतलब है कि आपके वालिदैन की तरफ से ये आ सकता है, ठीक हो गया। जैसे और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर या ऐसी चीज़ें जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं, ये भी यूँ कह लें कि इस तरह से आ सकता है। दूसरी फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि आपकी फ़िज़िकल ये बॉडी आपकी किस तरह की है, मतलब आप मोटे हैं, पतले हैं, आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी मतलब मसल स्ट्रेंथ से लेके आपकी बोन डेंसिटी, यानी ये चीज़ें आपकी बॉडी किस तरह की है, ये फिजियोलॉजिकल इसको चीज़ें बोलते हैं। मसलन ये सिंपल आपकी हाइट और वेट से लेके जो कह लें कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कितनी है से लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बेसिकली आपकी बॉडी किस तरह की बनी हुई है या कैसी है, ये फिजियोलॉजिकल होती है चीज़ें। सो फिजियोलॉजिकल फीचर्स भी इसमें जो है अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपने पढ़ा था कि वेरी लो बर्थ वेट, अगर बर्थ वेट बहुत थोड़ा है तब भी चांस आपका बढ़ सकता है इसका। सो ठीक हो गया। इसमें इन्होंने पहले तो बताया हुआ है कि बायोलॉजिकल रिलेटिव्स जो हैं फर्स्ट डिग्री उनमें ADHD हो तो उनमें चांस होता है ये इनहेरिटेबल है, यानी पेरेंट्स से बचपन में पेरेंट्स से बच्चों में जा सकता है और लाजमी नहीं है डायरेक्ट पेरेंट्स से जाए, हो सकता है पेरेंट्स में कोई थोड़ा सा डिस्टेंट हो, अंकल हो, चाचा हो, क्या कहते हैं दादा परदादा, इनमें। अच्छा, एक और बात, ये डिस्कवर भी रिसेंटली 1980s में या इसी के अराउंड के डिस्कवर हुआ है। इससे पहले इसको ये इसका इतना नॉलेज नहीं था। सो ठीक हो गया। इसके बाद फिजियोलॉजिकल ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहले उन्होंने ये डिस्क्लेमर दिया कि ADHD इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फ़िज़िकल फीचर, यानी लाजमी नहीं है कि एक बंदे के मसलन अगर बिलफर्ज कहते हैं ना कि अगर जो है एक बंदे का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे इसका वेट ज़्यादा है उस सबको आप डायबिटीज़ का लेबल लगा दें कि ये उनको डायबिटीज़ है। इसी तरह से ADHD किसी भी स्पेसिफिक फ़िज़िकल या फिजियोलॉजिकल फ़ीचर से रिलेटेड नहीं है, या आप इससे डायग्नोज नहीं कर सकते, मगर इनका जो है चांसेस मुख्तलिफ़ चीज़ों से ज़रूर बढ़ जाते हैं, जिनकी उन्होंने डिटेल दी है, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद कोर्स मॉडिफायर्स, ये भी मैंने आपको जिस तरह से बताया फॉस्टर पेरेंट्स वाली बात, ये तकरीबन वही चीज़ दोबारा बीच में बोल रहे हैं कि फैमिली इंटरेक्शन जो है उससे भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं ADHD डेवलपमेंट। अब इन सब में से आप कोई से भी 3 उठा के एज आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट डज DSM-5 से अबाउट फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज इन द लाइफ सोशल लाइफ ऑफ अ चाइल्ड विद ADHD, यानी एक बच्चे की सोशल लाइफ में इससे क्या क्या नुकसान या इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं ADHD के, और ये भी आपको DSM-5 में मिल जाएगा। ठीक उसके नीचे ये फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें आप ये पूरा यूँ कह लें कि काफ़ी सारी इन्होंने डिटेल दी हुई है, इसमें से कोई भी पिक करके लिख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ इसमें क्या होता है ADHD में कि
इसके नाम में यहाँ बेशक देख लें, टेंशन डेफिसिट, ये इसका इनअटेंटिव टाइप वाला आ गया पार्ट, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस। बेसिकली क्या होता है कि ADHDs और हाइपर एक्टिव वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, उनका फिज़िकली लाजमी नहीं है। बच्चे जो होते हैं वो आपको बहुत ही भागते दौड़ते हुए, इस तरह के काम करते हुए, शरारतें करते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है, ज़ाहिर है फिर बड़ा बंदा तो इस तरह की शरारतें नहीं कर सकता, उछल कूद, तो ये फिर इंटरनलाइज हो जाता है। फिर से आपको वो बंदा यूँ कह लें कि जिस तरह से पेंसिल टैप करते हुए ऊपर एग्जांपल आई थी, या यूँ कह लें कि चेयर हिलाते हुए, टांगें हिलाते हुए, इस तरह से आपको करते हुए नज़र आएगा। और इम्पल्सिवनेस होती है बेसिकली बगैर सोचे समझे फ़ौरन से कोई काम करना। दैन इनअटेंटिवनेस, चीज़ों पे ध्यान न दे सकना, ज़्यादातर किसी एक चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे सकते, उनका ध्यान बढ़ जाता है। सो ये चीज़ें क्लियरली बहुत सारी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं सोशल लाइफ में, कि सोशली आप या मसलन आप दो बंदे बातें कर रहे हैं, एक बंदा बीच में जाके फ़ौरन अपनी टांग आए कि नहीं जी ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो उसमें आपको सोशली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। लोग आपके ज़्यादा क्लोज नहीं जाते जो है, क्योंकि आप बहुत ही बगैर सोचे समझे आपको काम करते हैं। लोग अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपने बगैर सोचे समझे बोल देना होता है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इनअटेंशन की वजह से बंदे में थोड़ी लेजीनेस का वो एस्पेक्ट पाया जाता है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर टू कोऑपरेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो ये पूरा आप बेशक इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, इसमें काफ़ी सारी जेनेरिक ही आपको मिलेगी। ठीक हो गया। हाउ डज़ ADHD डिफ़र फ्राम इंटेलेक्ट। अच्छा, ये आपने सोशल लाइफ का मेंशन करना लाजमी नहीं, आप सारे ही इसके कर लें। इनमें जो आपको सोशल लाइफ की मिलेंगे, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि बंदे दो बात कर रहे हैं, उनके बीच में टांग अड़ाना, या यूँ कह लें कि आपके बगैर सोचे समझे काम या कोई बात करना, इस वजह से आपके कई फ्रेंड्स जो हैं आपसे यूँ कह लें कि मोहतात रहेंगे, या इतनी आपकी सोशल लाइफ थोड़ी मुश्किल हो सकती है एक बच्चे की। आपने सिर्फ इस तरह के सोशल एस्पेक्ट्स लिखने हैं। देन ये हाउ डज़ ADHD डिफ़र फ्राम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली क्या होती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये नीचे ही लिखा हुआ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी जो कह लें कि मसलन बीमारियाँ भी होती हैं, उनके सिम्टम्स अक्सर औक़ात मिलते जुलते होते हैं। यानी इनअटेंशन जो है लाजमी नहीं कि सिर्फ ADHD में, या और बहुत सी बीमारियों में, या और यूँ कह लें कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में ये आपको चीज़ नज़र आएगी, हाइपर एक्टिविटी भी नज़र आएगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपने फिर उनको आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ADHD या कोई और है, इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये यूँ कह लें कि A बीमारी है, B बीमारी है, या C वाली बीमारी है, तीनों में से कौन सी है, क्योंकि उनके काफ़ी सारे कॉमन होंगे आपको नज़र आएंगे। सो DSM-5 में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बड़ी डिटेल में आपको मिलेगा। ये यहाँ पे ADHD का अगर आप चैप्टर खोलेंगे, उसके नीचे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इससे वो सारे और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जिनसे ये कंफ्यूज किया जा सकता है इसके सिम्टम्स की वजह से, या वो सारे डिसऑर्डर्स जिसके सिम्टम्स इसके साथ मिलते जुलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि उनमें से आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि ये वाला है या वो वाला है। मसलन यहाँ पे इन्होंने कहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पे आपने ये आ गई। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में और ADHD में फ़र्क क्या है, या इनको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ADHD है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है कि किसी बंदे की इनेबिलिटी, कोई काम वो कर नहीं सकता। मसलन एक बंदा लेट्स से उसकी टांगें नहीं है या माजूर है, वो चल नहीं सकता, ये इनेबिलिटी होगी या डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इस तरह की है कि एक बच्चे से ये काम हो ही नहीं सकता। ADHD में अक्सर औक़ात जो काम वो नहीं कर रहा होता बच्चा, वो लाजमी नहीं है वो कर ही नहीं सकता, वो इस तरह से नहीं कर सकता क्योंकि उसका ध्यान कहीं हो रहा है, या वो करना नहीं चाह रहा, या उसका दिल नहीं लग रहा, या इस तरह से करके। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक ये चीज़ है कि वो इंटेलेक्चुअल होती है, यानी अकली तौर पर, यानी चीज़ों के जिसमें कह लें कि जिसमें आपको इंटेलिजेंस या थोड़ी अकल ज़रूरत हो। यहाँ पे आप अगर पढ़ें तो सिम्टम्स ऑफ ADHD आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन प्लेस इन एकेडमिक सेटिंग्स दैट आर इनअप्रोप्रिएट टू देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इन सच केसेस सिम्टम्स आर नॉट एविडेंट ड्यूरिंग नॉन एकेडमिक टास्क। ठीक है,
बेसिकली ये कह रहे हैं कि एकेडमिक से मुराद ये नहीं कि सिर्फ स्कूल वाली, एकेडमिक से मुराद हर वो चीज़ जो कि आपने याद रखने वाली, आपने यूँ कह लें कि सोच समझ के करने वाली, यानी जिसमें आपको थोड़ी अक्ल चाहिए हो, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो जहानत थोड़ी चाहिए हो, ऐसी तमाम चीज़ों में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों में पीछे होते हैं। ADHD अक्सर औकात इन चीज़ों में मतलब दरमियाने ना हो तो आगे होते हैं, ख़ासकर उन चीज़ों में जो उनको पसंद है। वो बाकी सारी तो यूँ कह लें कि ड्यू टू देयर इनअटेंटिवनेस वो करते ही नहीं हैं। सो समटाइम्स यही लगता है कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी वो कर ही नहीं सकते। यानी मसलन अगर बच्चे को टेबल याद करा रहे हैं आप, टेबल उसे याद नहीं हो रहे, टेबल क्यों नहीं याद हो रहे? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से नहीं हो रहे या इसकी वजह से नहीं हो रहे, ADHD की वजह से। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की है तो इसका मतलब है कि उसको चीज़ें याद होती ही नहीं है, मतलब लाजमी नहीं है टेबल है कोई और चीज़ भी याद नहीं कर सकता। ADHD में ये होता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे होते, इस वजह से उनको याद नहीं होता, मगर अगर उसको बिठा के ध्यान दें तो वो याद कर लेगा। या दूसरी जो चीज़ें हैं ऐसी याद करने वाली जिनमें उसको अपना इंटरेस्ट है, मसलन कोई भी चीज़ है, मसलन कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, वो पूरा उसको याद कर लेगा उसको मेरे, यानी क्लियरली मीन्स कि उसके याद करने की एबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वो याद करना नहीं चाह रहा। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो याद कर नहीं सकता। ADHD का मतलब है कि वो ADHD के केस में वो ज़्यादातर कर नहीं रहे होते। बहुत सारी चीज़ें लाजमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ADHD में भी वो नहीं कर सकते, जैसे ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें, मगर बेसिकली इन शॉर्ट ये जहानत वाली चीज़ें हैं जो बंदा नहीं कर सके, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और ADHD में और जो ऊपर आपको मैंने बताए इनअटेंटिवनेस और इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिविटी वगैरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे हमारे आइडेंटिफाई 3 प्रेजेंटेशन स्पेसिफाइड बाय DSM-5 फॉर ADHD प्रेजेंटेशंस। अच्छा, ये मैंने वही जो आपको बताई थी कि 3 जो टाइप्स होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होता है टाइप A, टाइप B, टाइप C जो भी हैं, ये मैंने आपको ऊपर टाइप्स 3 दिखाई थी। ये मैं पहले आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि ये थोड़ी बेसिक्स हैं इसकी। ये वाली प्रेजेंटेशंस आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी 3 प्रेजेंटेशंस हैं ADHD की। जो 3 प्रेजेंटेशंस हैं वो हैं हाइपर एक्टिव, यानी हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, जिसको हाइपर एक्टिव टाइप ADHD बोलते हैं। दूसरा इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव। प्रीडोमिनेंटली के ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक बंदा कम्प्लीटली ये वाला हो या कम्प्लीटली ये वाला हो। प्रीडोमिनेंटली का मतलब है कि कौन से सिम्टम उस पर गालिब हैं, यानी ज़्यादा कौन से सिम्टम्स हैं। और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इफ़ क्राइटेरियन A2 यानी हाइपर एक्टिव वाले जो क्राइटेरियाज़ हैं वो पूरे हैं और क्राइटेरिया A1 ना पूरा हो फॉर पास्ट 6 मंथ, ये क्राइटेरिया A और B मैंने आपको दिखाया था। A1 इनअटेंशन वाला और AB हाइपर एक्टिविटी वाला। अगर A2 जो है, अगर ये वाले सिम्टम्स हों उसमें सिर्फ, तो वो हाइपर एक्टिव प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव जो है वो ADHD है। अगर उसमें A1 वाले सिम्टम्स ज़्यादा हों, दूसरे वाले ना हों, तो वो प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव ADHD है। अगर एक बंदे में दोनों हों सिम्टम्स, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो वो कंबाइंड टाइप होती है, कंबाइंड प्रेजेंटेशन या मिक्स्ड इसको भी बोलते हैं, इसको कंबाइंड ADHD। ठीक हो गया। आई थिंक यही है। रिस्क फैक्टर्स हो गए, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, ये भी हो गए, 3 प्रेजेंटेशंस भी हो गए। इसमें अगर आपने वैसे तो आपको ये काफ़ी हो जाएगी, ये कह लें कि DSM-5 भी आपको काफ़ी हो जाएगी। आप चैप्टर इसका पूरा पढ़ेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला, तो आपको सारी जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है, या ये डायग्नोस्टिक फीचर में आपको एक जनरल सी बता देंगे कैसे डायग्नोज करते हैं इसको। उसके बाद आपके यूँ कहने के नीचे जैसे मैंने बताया था डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि बाकी से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये नॉर्मली आपके काफ़ी होंगे। अगर आपको फिर भी यूँ कहने के थोड़ा सा हो कि आप इन डिटेल इसको समझ सकें कि कैसे एक्चुअल लाइफ, ये तो चले इन्होंने मिसालें दी हुई हैं ना, और ये भी एक एग्जांपल थी, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए हो तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड दिस बुक। ये है ड्रिवन टू डिस्ट्रैक्शन बाय एडवर्ड M. हालोवेल। अगेन ये लाजमी नहीं है, ये अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक्स। इसमें बहुत ज़बरदस्त यूँ कह लें कि केसेस वगैरह इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ये डॉक्टर, ये वाले इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बुक क्योंकि ये डॉक्टर जो है
ये एक तो एक्सपर्ट है ADHD का, और दूसरा ये ख़ुद इसको ADHD है, जिसकी वजह से ये इसी फील्ड में आया था। इसमें ये मुख्तलिफ़ केसेस बताता है कि जिम जिसका एक यूँ कह लें कि पेशेंट था, उसमें इसने डायग्नोज़ किया था, उसने क्या उसको बताया था, तो कैसे डायग्नोज़ हुआ। इसके बाद अगला, ये काफ़ी डिटेल्ड स्टोरी टाइप इन्होंने बता के बनाया है। सो इट्स अ रियली गुड रीड। बहरहाल ये लाजमी नहीं है, ये आपकी लाजमी चीज़ है आपके जो कोर्स में शामिल है DSM-5। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक इनमें समझ ना आया हो, कोई भी आपको किसी किस्म की मज़ीद डिटेल चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी।